हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, पुस्तकालय अध्यक्ष। आज की स्पेशल लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत जल्द छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल की शानदार वैकेंसी आने वाली है। और जैसे ही छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनी थी तो उन्होंने अपने प्रथम 100 दिवस की कार्य योजना में उन्होंने वादा किया था कि भाई बहुत जल्द 33,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। उसमें यह भी कहा है कि ग्रंथपाल के जो है 1844 पदों पर जो है वैकेंसी की जानी है, लेकिन बीच में आचार संहिता लग गई थी। अब उम्मीद लगाई जा रही है और सूत्रों से पता चला है कि आचार संहिता के बाद कभी भी इसका नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके सिलेबस में हमेशा 2 सवाल परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। तो आइए आज हम एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है यूडीसी। यूडीसी की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण। जो विद्यार्थी नए हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भविष्य में और भी बहुत सारे ऐसे जो टॉपिक है हम यूट्यूब में आपको फ्री में पढ़ाने वाले हैं दोस्तों। तो इस क्लास के माध्यम से आपको हम बीच बीच में एक रणनीति बनाएंगे कि वास्तव में छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल की तैयारी कैसे करें, नोट्स कैसे बनाएं और कम समय में किस तरीके से रिवीजन करें। तमाम ऐसी छोटी मोटी चीज हम आपको बताते रहेंगे दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक को। और आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि एक पेन और रजिस्टर आप भी अपने साथ लेकर बैठे। जैसे जैसे मैं नोट्स आपको बना रहा हूँ, जैसे ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, आप भी अपने पेन से रजिस्टर में बढ़िया से इस टॉपिक का नोट्स बनाइए ताकि बाद में आप अच्छी तरीके से रिवीजन कर सकें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आपने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है, स्पेशली छत्तीसगढ़ वाले विद्यार्थी जिसकी मैंने कभी कल्पना नहीं की थी दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। और जो विद्यार्थी नए हैं उन नए विद्यार्थियों को मैं कहना चाहता हूं कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये भारत का सबसे बड़ा लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस का टेलीग्राम चैनल है, जहां पर हर छोटी मोटी जो है न्यूज़ जो है इंफॉर्मेशन है वो अपडेट की जाती है दोस्तों, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है। यहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और जो विद्यार्थी नए हैं, नए विद्यार्थियों को मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी छत्तीसगढ़ लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल की तैयारी कर रहे हैं, एक बार आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए और ऐप के अंदर बहुत सारी डेमो क्लासेस दी हुई है। उस डेमो क्लासेस को जरूर देखें। उसके अंदर जो है फ्री कंटेंट है, उस फ्री कंटेंट को जरूर पढ़ें ताकि आपको पता चलेगा कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाए। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आइए आज हम एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है यूडीसी। क्या नाम है दोस्तों? यूडीसी। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि यूडीसी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। देखिए दोस्तों, जब हम क्लासिफिकेशन स्कीम की बात करते हैं, वर्गीकरण पद्धतियां के बारे में बात करते हैं, तो आपको पता है कि आप भी बहुत जल्द जो है ग्रंथपाल बनेंगे तो आपके स्कूल में एक लाइब्रेरी होगी। उस लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें होती हैं, लेकिन उन किताबों को व्यवस्थित रूप से रखने के लिए कोई ना कोई एक वर्गीकरण पद्धति को फॉलो करना पड़ेगा। चाहे आप चाहो तो डीडीसी को फॉलो कर सकते हो, चाहे आप कोलन क्लासिफिकेशन को फॉलो कर सकते हो, चाहे आप यूडीसी को भी फॉलो कर सकते हैं। एक फिक्स क्लासिफिकेशन स्कीम को फॉलो करके आप अपने लाइब्रेरी में उनके अनुसार जो है किताबों को व्यवस्थित की जाती है, ताकि कोई भी एक नया यूजर आता है, जहां पर जो है कोई भी अगर नया यूजर आता है लाइब्रेरी में और जिस किताब को वो लेना चाहता है तो उसको कम समय में वो किताब आसानी से उसको मिल जाती है। तो अगर एक वर्गीकरण पद्धति को फॉलो करते हुए अगर आप किसी किताब को ढूंढते हो तो बहुत ही कुछ ही मिनटों में वो यूजर उस किताब तक पहुंच सकता है दोस्तों। तो आपके सिलेबस में बहुत सारी वर्गीकरण पद्धतियां हैं। करीबन लाइब्रेरी साइंस के अगर अंदर बात करें, लाइब्रेरी साइंस विषय के अंदर अगर हम बात करें
तो कम से कम 10 वर्गीकरण पद्धतियां हैं, ठीक है ना, जिसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, इसी यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। लेकिन आज हम विशेष यूडीसी के बारे में बात करते हैं। यूडीसी एक पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति है। इसके बारे में बिल्कुल हम एक अच्छा सा कंटेंट आपको मैं बता रहा हूँ कि इसके बारे में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, परीक्षा में कैसे सवाल पूछे जाते हैं, तमाम छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो मेरे साथ आप भी पेन और रजिस्टर ले लीजिए और साथ साथ नोट्स जरूर बनाइए। एक बार इस टॉपिक का नोट्स बना के देखिए और बाद में इसका रिवीजन करके देखिए, आपको पता चलेगा कि वास्तव में अपने हाथों से लिखा हुआ जो कंटेंट है जीवन भर आप नहीं भूल पाएंगे। इसलिए मैं बार बार फोकस करता हूं कि साथ साथ नोट्स बनाइए, और जब आप ये टॉपिक हो जाएगा पूरा, जब ये थ्योरी पूरी हो जाएगी, इस थ्योरी के बाद में मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा। तो जो चीज़ आपने पढ़ी है उसके बाद जब आप उसी टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज हम एक नया टॉपिक यूडीसी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूडीसी, कि यूडीसी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो यूडीसी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों यूनिवर्सल, दूसरा यू का मतलब यूनिवर्सल, डी का मतलब डेसिमल, और सी का मतलब हो गया क्लासिफिकेशन। सी का मतलब क्या हो गया दोस्तों, क्लासिफिकेशन, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, सार्वभौमिक, हिंदी में कहते हैं सार्वभौमिक डेसिमल वर्गीकरण पद्धति। क्या कहते हैं दोस्तों, सार्वभौमिक डेसिमल वर्गीकरण पद्धति कहते हैं। तो यूडीसी जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, ये सवाल कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, और जिसको हिंदी में कहते हैं सार्वभौमिक डेसिमल वर्गीकरण पद्धति भी कहते हैं दोस्तों। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि यूडीसी का जो डेवलपमेंट है, ठीक है ना, यूडीसी को डेवलप किया गया था। डेवलप का मतलब होता है विकसित। जो ये वर्गीकरण पद्धति है इसको जो विकसित कहाँ पर किया गया, कब किया गया, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसको विकसित किया गया था 1895 में। कब किया गया था दोस्तों, 1895 में। तो यूडीसी का जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट कब हुआ था, 1895 में हुआ था। दूसरा सवाल बनेगा कि भाई यूडीसी को विकसित कहाँ पर किया गया, एक जगह का नाम तो होना चाहिए। तो यूडीसी का जो विकसित है वो किया गया था बेल्जियम शहर के अंदर। कौन सा है दोस्तों, बेल्जियम। बेल्जियम जो एक देश है, सॉरी, तो बेल्जियम में वहां पर जो है यूडीसी को विकसित किया गया था। ये कई बार सवाल पूछा जाता है कि यूडीसी का विकास जो है कहाँ पर हुआ था। तो पहला सवाल तो ये बनेगा कि यूडीसी का जो विकास है वो विकास है, ध्यान रखना, आपके 1895 हुआ था और बेल्जियम देश के अंदर हुआ था। तीसरा सवाल ये बनेगा कि यूडीसी का विकास जो है किस व्यक्ति द्वारा किया गया था, ठीक है ना, यूडीसी का जो विकास है किसके द्वारा किया गया। तो यूडीसी का विकास जो है दो व्यक्ति हैं जिनका नाम है पॉल ऑटलेट। क्या नाम है दोस्तों, पॉल ऑटलेट पहला व्यक्ति है, और दूसरा व्यक्ति है दोस्तों हेनरी लॉ फॉन्टेन। क्या नाम है दोस्तों, हेनरी लॉ फॉन्टेन, ठीक है। यह भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि यूडीसी को डेवलप किसके द्वारा किया गया है। तो यूडीसी को डेवलप किया गया था दो व्यक्ति हैं, जिसका पहला व्यक्ति का नाम है पॉल ऑटलेट। क्या नाम है दोस्तों, पॉल ऑटलेट नाम है, और दूसरा जो व्यक्ति है वो क्या नाम है दोस्तों, हेनरी लॉ फॉन्टेन है। तो पहला सवाल तो बनेगा कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूडीसी। यूडीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। पहला सवाल ये बनेगा। दूसरा सवाल बनेगा कि यूडीसी को डेवलप कब किया गया। तो यूडीसी को डेवलप किया गया था 1895 में, और कहाँ पर डेवलप किया गया था, बेल्जियम में डेवलप किया गया था दोस्तों। तीसरा सवाल बनेगा कि यूडीसी को डेवलप किसके द्वारा किया गया। तो यूडीसी को डेवलप किया गया पॉल ऑटलेट, पहला व्यक्ति का नाम है पॉल ऑटलेट और दूसरा व्यक्ति का नाम है हेनरी लॉ फॉन्टेन, ध्यान रखना। और तीसरा सवाल ये बनेगा कि यूडीसी को किस संगठन के द्वारा डेवलप किया गया था, ठीक है ना, यूडीसी को किस संगठन के द्वारा डेवलप किया गया था। तो यूडीसी को डेवलप किया गया था फिड के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, फिड के द्वारा किया गया था। परीक्षा के अंदर दो तरीके से सवाल बनते हैं। एक तो बनेगा यूडीसी को डेवलप किया गया, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन पूछे, ऑप्शन आ गया ए इफ्ला,
BALA, CILA और D हो गया फीड। तो आपको पता होना चाहिए फीड के द्वारा जो है यूडीसी को डेवलप किया गया था। एक सवाल बनता है कि कौन से दो व्यक्ति जो यूडीसी के डेवलपमेंट से जुड़े हुए थे, तो वो दो व्यक्ति हैं, पॉल ऑटलेट है और दूसरा कौन है दोस्तों, हेनरी लो फॉन्टेन है दोस्तों। ठीक है, अब सबसे पहले पहला जो व्यक्ति है जो यूडीसी के डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है, उस पहला व्यक्ति का नाम है पॉल ऑटलेट। क्या नाम है दोस्तों, पॉल ऑटलेट। ध्यान रखना, क्या कहते हैं उनको, पॉल ऑटलेट कहते हैं। तो पॉल ऑटलेट एक महान व्यक्तित्व है लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस में। तो पॉल ऑटलेट को सबसे पहले कहा जाता है फादर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, फादर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। इनको डॉक्यूमेंटेशन का पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, इन्हें फादर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि फादर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन किसे कहा जाता है, तो फादर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन कहा जाता है पॉल ऑटलेट को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो डॉक्यूमेंटेशन जो टर्म है, ध्यान रखना कौन सा टर्म है दोस्तों, डॉक्यूमेंटेशन। ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि जो ये डॉक्यूमेंटेशन जो टर्म है, ठीक है ना, तो डॉक्यूमेंटेशन जो टर्म है वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, जो पहली बार डॉक्यूमेंटेशन जो टर्म है उसको यूज किया गया था किसके द्वारा, बाय पॉल ऑटलेट के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, पॉल ऑटलेट के द्वारा इन 1931, 1931 में। यह भी कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि भाई आखिरकार पॉल ऑटलेट को फादर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन जो टर्म है इसका पहली बार प्रयोग जो है किसके द्वारा किया गया था, पॉल ऑटलेट के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था, 1931 में पहली बार जो है डॉक्यूमेंटेशन जो टर्म है उसको पहली बार पॉल ऑटलेट के द्वारा 1931 में इसका जो यूज किया गया था। इसलिए जो है पॉल ऑटलेट को फादर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन कहा जाता है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गई। एक परीक्षा के अंदर एक सवाल पूछा जाता है कि डॉक्यूमेंटेशन, तो ध्यान रखना एक डॉक्यूमेंटेशन जो एक टर्म भी होता है, लेकिन एक डॉक्यूमेंटेशन एक किताब का भी नाम होता है। ठीक है ना, तो लेकिन वहां पर आपको सवाल को पढ़ना पड़ेगा। अगर वहां सवाल पूछा जाता है कि द टर्म डॉक्यूमेंटेशन वाज फर्स्ट यूज बाय, कि डॉक्यूमेंटेशन जो टर्म है ये किसके द्वारा यूज किया गया, तो हो जाएगा पॉल ऑटलेट। लेकिन ध्यान रखना एक किताब भी है, एक किताब का भी नाम है, ध्यान रखना, द बुक डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है ना, एक किताब भी है, उस किताब का भी नाम क्या है दोस्तों, जो है डॉक्यूमेंटेशन। द बुक डॉक्यूमेंटेशन वाज रिटन बाय, एक किताब है डॉक्यूमेंटेशन, ये लिखा गया था। किसके द्वारा ये किताब लिखी गई है, तो ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंटेशन किताब का नाम भी है और डॉक्यूमेंटेशन टर्म भी है। लेकिन जो टर्म डॉक्यूमेंटेशन है वो 1931 में पहली बार पॉल ऑटलेट के द्वारा दिया गया था। इसकी वजह से पॉल ऑटलेट को फादर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन कहा जाता है। लेकिन परीक्षा के अंदर सवाल आ गया कि डॉक्यूमेंटेशन नामक जो किताब है ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये किताब लिखी गई है एस.सी. ब्रैडफोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, एस.सी. ब्रैडफोर्ड के द्वारा 1934 में इस किताब को लिखा गया था। कब लिखा गया था दोस्तों, 1948 में, 1948 में। तो एस.सी. ब्रैडफोर्ड के द्वारा जो है 1948 में इस किताब को लिखा गया था। थोड़ा आपको डिटेल से समझना होगा। लाइब्रेरी साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, थोड़ा सा बहुत सारे कुछ क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। यूँ देखा जाए तो बहुत इजी सब्जेक्ट है लाइब्रेरी साइंस। अगर कोई विद्यार्थी, जैसा मैं कह रहा हूँ, एक ही टॉपिक का बढ़िया सा अगर नोट्स बना लेता है टॉपिक वाइज, क्योंकि जब तक प्रत्येक टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा हमेशा वो विद्यार्थी लाइब्रेरी के अंदर क्या रहता है, कंफ्यूज और डाउटफुल रहता है। मैं बार बार आपसे यही निवेदन कर रहा हूँ कि एक बार बढ़िया सा नोट्स बना लीजिए। जैसे कोई भी टॉपिक, जैसे यूडीसी पढ़ा रहा हूँ तो यूडीसी का बढ़िया से एक रजिस्टर में नोट्स बना लीजिए। आपको पता चलेगा कि ये यूडीसी टॉपिक मैंने उस रजिस्टर में लिखा है। तो एग्जाम से पहले जब आप उस रजिस्टर के माध्यम से जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में हमेशा क्लियर होगा और धीरे धीरे आपको लगेगा कि लाइब्रेरी साइंस आप जल्द पढ़ना सीख पाएंगे। प्रॉब्लम क्या होती है पता, 90% विद्यार्थी जो होते हैं वो उनका डिग्री और डिप्लोमा
BLS या DLS डिस्टेंस एजुकेशन से क्या हुआ होता है। तो जो विद्यार्थी डिस्टेंस एजुकेशन से कोर्स करते हैं उनको लाइब्रेरी साइंस का नॉलेज नहीं के बराबर होता है। तो फिर वो लाइब्रेरी साइंस की तैयारी करना शुरू करते हैं तो मार्केट के अंदर जाते हैं और 2-3 किताबें लेकर आ जाते हैं। हर किताब के अंदर अलग अलग मैटर दिया हुआ होता है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि हम पढ़ना कहाँ से शुरू करें। उनको ये नहीं पता है कि आपका जो BLS आपने कर तो ली है, लेकिन आपके BLS के सिलेबस को कितने भागों में बांटा है। उनको ये नहीं पता चलता है कि BLS के लेवल को 6 यूनिट में बांटा गया है। पहला फाउंडेशन होता है, तो फाउंडेशन में कौन कौन से टॉपिक होते हैं। दूसरा यूनिट होता है आपके नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से यूनिट होते हैं। तीसरा होता है मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के अंदर क्या पढ़ना चाहिए। फिर चौथा होता है रेफरेंस सर्विस में क्या पढ़ना चाहिए। फिर पांचवा होता है बेसिक कंप्यूटर। क्योंकि इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जब आप प्रॉपर नोट्स बना लोगे तो कम से कम आपके दिमाग में ये सेट हो जाएगा कि ये पार्ट 2 है, ये नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें सबसे पहले हमें ज्ञान जगत पढ़ना होगा, फिर उसके बाद क्लासिफिकेशन पढ़ना होगा और उसके बाद आपको कैटलॉगिंग पढ़ना होगा। तो जब ये चीज़ें आपको धीरे धीरे मालूम हो जाएगी उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि लाइब्रेरी साइंस बहुत ईजी है दोस्तों, ठीक है ना। और फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन आने के बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा तैयारी करने का। कोई भी वैकेंसी देखते हो, नोटिफिकेशन आने के बाद 3 महीने के बाद आपका जो है क्या हो जाता है, एग्ज़ाम हो जाता है। अब 3 महीने में आप लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट पढ़ोगे या जनरल पेपर पढ़ोगे, तो दोनों पेपर 3 महीने के अंदर आप जो है तैयारी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरा विनम्र निवेदन है कि अभी से आप तैयारी में लग जाएं ताकि बाद में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आए दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉल ऑटलेट के बारे में, जिन्हें डॉक्यूमेंटेशन का पिता कहा जाता है। क्योंकि जो डॉक्यूमेंटेशन जो टर्म है पहली बार यूज किया गया था पॉल ऑटलेट के द्वारा 1931 में। लेकिन अगर कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि डॉक्यूमेंटेशन नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई, अगर किताब का पूछ ले तो किताब लिखी गई थी SC ब्रैडफोर्ड के द्वारा 1948 में इस किताब को लिखी गई थी, ठीक है ना। एक बहुत फेमस बुक है, ध्यान रखना, एक और पॉल ऑटलेट की बुक है, ठीक है ना। एक बुक है जिसका नाम है ट्रैट डी डॉक्यूमेंटेशन। क्या नाम है दोस्तों उस किताब का, ट्रैट डी डॉक्यूमेंटेशन जो किताब है वाज रिटन बाय, इस किताब को लिखा गया था, ठीक है ना, ये लिखा गया था पॉल ऑटलेट के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, पॉल ऑटलेट के द्वारा 1934 में। कब लिखा गया था दोस्तों, 1934 में लिखा गया। तो अब आपको ध्यान रखना है कि परीक्षा में सवाल जो बनेगा तो पॉल ऑटलेट के बारे में 3 सवाल बनते हैं। पहला सवाल बनेगा कि हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन का पिता किसे कहा जाता है, पॉल ऑटलेट को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने 1931 में जो टर्म डॉक्यूमेंटेशन है उसको पहली बार यूज करने वाले व्यक्ति पॉल ऑटलेट थे। 1931 में पहली बार उन्होंने टर्म डॉक्यूमेंटेशन का यूज किया था, ठीक है। दूसरा और तीसरा बनेगा कि भाई एक किताब है जिसका नाम है ट्रैट डी डॉक्यूमेंटेशन, तो ये किताब किसके द्वारा लिखी गई, पॉल ऑटलेट के द्वारा 1934 में ये किताब लिखी गई है। ये भी सवाल कई बार परीक्षा के अंदर बनता है दोस्तों। इसलिए ये छोटे छोटे सवाल हैं तो बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए ये चीज़ें आप एक प्रॉपर रजिस्टर में लिखे हुए होंगे ना तो बार बार पढ़ते समय आपको ये रिकॉल हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको क्या हो जाएगी दोस्तों, याद होती रहेगी। इसलिए आपको ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं दोस्तों यूडीसी के बारे में। तो यूडीसी की जो स्थापना हो गई, यूडीसी का जो क्या कह सकते हैं कि जो है किसके द्वारा स्थापना हुई। तो अब बात करते हैं कि एक दूसरा जो व्यक्ति है, तो यूडीसी की स्थापना में 2 लोगों का साथ है, 2 लोगों का जो सहयोग है। पहला है पॉल ऑटलेट और दूसरा जो व्यक्ति है, दूसरे व्यक्ति का नाम है हेनरी लो फॉन्टेन। दूसरा व्यक्ति का नाम क्या है दोस्तों, हेनरी लो फॉन्टेन जो है ये दूसरा व्यक्ति है। देखिए हेनरी लो फॉन्टेन एक ऐसा व्यक्ति है जिसे 1913 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। कौन सा दोस्तों, नोबेल पुरस्कार, ठीक है ना।
तो 1913 में जो है हेनरी लो फॉन्टेन, ये कई बार आपके लाइब्रेरी साइंस में क्वेश्चन भी बनता है कि 1913 में किस व्यक्ति को नोबेल प्राइज दिया गया था। तो आपको पता होना चाहिए कि 1913 में हेनरी लो फॉन्टेन को नोबेल प्राइज दिया गया था, और किसके क्षेत्र में, तो ध्यान रखना है शांति के क्षेत्र में, ठीक है ना। तो शांति के क्षेत्र में हेनरी लो फॉन्टेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 के अंदर। ये भी सवाल कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों यूडीसी के बारे में। यूडीसी किस प्रकार की वर्गीकरण पद्धति है, तो यूडीसी इज ए ऑलमोस्ट फैसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम। ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि यूडीसी जो है एक लगभग पक्षात्मक पद्धति है। यूडीसी क्या है दोस्तों, ऑलमोस्ट फैसेटेड क्लासिफिकेशन स्कीम को क्या कहते हैं दोस्तों हिंदी में, कि यूडीसी एक लगभग पक्षात्मक पद्धति है, लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति है। अगर हम अलग अलग वर्गीकरण पद्धतियों की प्रजातियों का एक टॉपिक हम अलग से पढ़ेंगे, तो उसमें बताया जाता है कि हर जो वर्गीकरण पद्धति की एक अलग अलग प्रजाति होती है। तो उसमें यूडीसी की जो प्रजाति है वो है कि यूडीसी एक लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति है। क्या है दोस्तों, लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि यूडीसी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट है पी नोट्स, ठीक है ना। यूडीसी में जो है पी नोट्स का प्रयोग किया जाता है। तो सवाल बनता है कि भाई यूडीसी में पी नोट्स का प्रयोग किस लिए होता है। तो यूडीसी में पी नोट्स का प्रयोग किस लिए होता है दोस्तों, यूडीसी में पी नोट्स का प्रयोग किया जाता है रिवीजन के लिए। किस लिए किया जाता है दोस्तों, रिवीजन के लिए यूडीसी में पी नोट्स का प्रयोग किया जाता है। एक सवाल ये भी बनता है कि द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूडीसी, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूडीसी, कि भाई अब यूडीसी की जो ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, ठीक है ना। कि यूडीसी को जो है उसको जो, हालांकि यूडीसी 40 भाषाओं में प्रकाशित होती है, ठीक है ना। कई बार सवाल ये भी पूछा जाता है, लेकिन यूडीसी की वर्तमान में जो आधिकारिक भाषा कौन सी है, तो यूडीसी की जो वर्तमान में आधिकारिक भाषा है वो है इंग्लिश है। अभी हम आगे पढ़ेंगे। यूडीसी का पहला एडिशन फ्रेंच भाषा में पब्लिश हुआ था, दूसरा फ्रेंच हुआ था, तीसरा जर्मन में हुआ था, चौथा इंग्लिश में हुआ था। लेकिन अब वर्तमान में यूडीसी की जो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है दोस्तों, ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो क्या है दोस्तों, इंग्लिश है, ध्यान रखना। और उसके बाद यूडीसी को जो वर्तमान में यूडीसी इज पब्लिश्ड नाउ इन 40 लैंग्वेजेस। वर्तमान में यूडीसी को कितनी भाषाओं में प्रकाशित किया जाता है दोस्तों, यूडीसी को करीब पूरे भारत, पूरे वर्ल्ड में 40 भाषाओं में प्रकाशित किया जाता है। कितनी भाषाओं में दोस्तों, 40 भाषाओं में जो है प्रकाशित किया जाता है दोस्तों। तो ये भी बहुत सारे अद्भुत सवाल है जो यूडीसी से लेकर जो कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। और एक चीज हमेशा ये पूछा जाता है कि जो यूडीसी जो वर्गीकरण पद्धति है, तो यूडीसी वर्गीकरण पद्धति जो किस पर आधारित है, तो यूडीसी वर्गीकरण जो पद्धति आधारित है वो आधारित है डीडीसी पर। और डीडीसी का कौन सा एडिशन दोस्तों, डीडीसी का 5वें एडिशन पर आधारित है, ठीक है ना। यूडीसी जो वर्गीकरण पद्धति है वो डीडीसी के 5वें एडिशन पर आधारित है। अब देखिए एक सवाल कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, कोई ना कोई वर्गीकरण पद्धति जो है किसी न किसी पर आधारित होती है, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले है आपके जो यूडीसी, ठीक है ना। तो यूडीसी किस पर आधारित है, तो यूडीसी ध्यान रखना है डीडीसी पर आधारित है, ठीक है ना। और डीडीसी किस पर आधारित है, तो डीडीसी आधारित है WT हैरिस। किस पर आधारित है दोस्तों, WT हैरिस। और WT हैरिस किस पर आधारित है, वो है फ्रांसिस बैकन क्लासिफिकेशन। तो फ्रांसिस बैकन क्लासिफिकेशन पर आधारित है, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है कि यूडीसी का पहला एडिशन कब आया था, 1905 में आया था। डीडीसी का पहला एडिशन कब आया था, 1876 में आया था। WT हैरिस कब आई थी, 1876 में आई थी। और फ्रांसिस बैकन क्लासिफिकेशन कब आया था,
1605 में आया था। ठीक है ना। तो अगर परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि यूडीसी जो 1905 में उसका पहला एडिशन प्रकाशित हुआ था, तो यूडीसी किस पर आधारित है, तो आपको पता होना चाहिए यूडीसी डीडीसी के 5 एडिशन पर आधारित है। अगर परीक्षा के अंदर जाया जाए कि डीडीसी किस पर आधारित है, तो डीडीसी आधारित है WT हैरिस क्लासिफिकेशन के ऊपर, जो 1870 में आई थी। और WT हैरिस किस पर आधारित है, तो WT हैरिस जो है बेकन क्लासिफिकेशन पर आधारित है। यह सभी परीक्षा के अंदर सवाल बनता है और बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे सवाल पे क्या होते हैं दोस्तों, कंफ्यूज भी हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपन आगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों यूडीसी के बारे में। अभी तक हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी है, लेकिन अब मैं बताना चाहता हूं कि यूडीसी को डेवलप तो किया गया था फिड के द्वारा। किसके द्वारा, फिड के द्वारा। लेकिन यूडीसी इज नाउ मेंटेन्ड। अब वर्तमान में यूडीसी को किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, या यूडीसी को किसके द्वारा जो है पब्लिश किया जाता है, तो वर्तमान में जो है यूडीसी को मेंटेन या पब्लिश किया जाता है यूडीसी कंसोर्टिया। किसके द्वारा दोस्तों, यूडीसी कंसोर्टिया के द्वारा जो है यूडीसी को वर्तमान में जो है मेंटेन किया जाता है, कॉपीराइट। तो ध्यान रखना है कि ये अधिकार यूडीसी कंसोर्टिया को कब से मिला था, 1992 से। तो 1992 से यूडीसी का रख रखाव, यूडीसी का मेंटेन जो है 1992 से यूडीसी कंसोर्टिया के द्वारा किया जाता है। ये सवाल कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, जबकि आप सभी को पता है कि यूडीसी को डेवलप करने वाला कौन था, फिड ऑर्गेनाइजेशन था, FID। लेकिन 1992 से जो है यूडीसी का रख रखाव, मेंटेन या यूडीसी को पब्लिश करने का जो कॉपीराइट है वो यूडीसी कंसोर्टिया के पास है 1992 में से। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल परीक्षा के अंदर ये भी पूछा जाता है कि यूडीसी के अंदर एक ऑक्सिलरी टेबल का प्रयोग होता है। ठीक है ना, ठीक है ना। यूडीसी के अंदर किसका प्रयोग होता है दोस्तों, ऑक्सिलरी टेबल। ऑक्सिलरी टेबल्स को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों, सहायक सारणियां। क्या कहते हैं दोस्तों, सहायक सारणियां। ठीक है ना। तो यूडीसी में जो है ऑक्सिलरी टेबल्स का प्रयोग किया जाता है। ये कई बार परीक्षा के सवाल परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि जो है ऑक्सिलरी टेबल्स का प्रयोग कौन सी वर्गीकरण पद्धति में होता है, तो ऑक्सिलरी टेबल्स का जो प्रयोग है वो यूडीसी के अंदर ही होता है। इस क्लास के माध्यम से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि बहुत सारे विद्यार्थी मुझे कहते हैं कि सर आप इंग्लिश में लिखते हो। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाता हूं। ठीक है ना। मैं लाइब्रेरी साइंस जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाता हूं, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है ना। और रही बात है कि लाइब्रेरी साइंस के अंदर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, आप भले ही थ्योरी हिंदी में पढ़ लो, लेकिन आपको क्वेश्चन जो है हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में पढ़ना होगा। अब मैं जो चीज़ें लिख रहा हूँ आपको जहाँ जरूरत पड़ती है मैं आपको लिख देता हूँ, तो आपको समझ में आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप शुद्ध हिंदी में अगर आप पढ़ोगे कोई भी थ्योरी, तो आपको मेन एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। क्यों कि एग्जाम के अंदर वहाँ पर ट्रांसलेशन वाली जो है क्या आती है, हिंदी आती है, तो वो इतनी शुद्ध हिंदी आती है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए आप थ्योरी भले आप हिंदी में पढ़ सकते हो, लेकिन कम से कम क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़कर आप दीजिए। और ये हैबिट अभी से आपको डेवलप करनी पड़ेगी, नहीं तो बाद में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो सकती है। तो इसलिए मेरा कहना मानिए, आपको जो है थ्योरी हिंदी में पढ़िए, लेकिन क्वेश्चन और ऑप्शन हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ के दीजिए, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी दोस्तों। ठीक है। तो यूडीसी में जो है सहायक श्रेणियों का प्रयोग होता है, और यूडीसी में सहायक सारणियाँ ऑक्सिलरी टेबल दो प्रकार की होती हैं। पहले जो होती है वो होती है कॉमन ऑक्सिलरी टेबल, जिसको हिंदी में कहते हैं सामान्य सहायक सारणियाँ, और दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है स्पेशल। स्पेशल का मतलब होता है विशेष सहायक सारणियाँ। तो ये कई बार परीक्षा के अंदर पूछी जाती हैं कि यूडीसी के अंदर ऑक्सिलरी टेबल कितने प्रकार की होती हैं। तो यूडीसी के अंदर ऑक्सिलरी टेबल दो प्रकार की होती है, कॉमन ऑक्सिलरी टेबल और दूसरा होता है स्पेशल ऑक्सिलरी टेबल होती है दोस्तों। समझ में आ गया आपको, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं कि यूडीसी के अंदर कौन से अंकन का प्रयोग होता है।
तो यूडीसी के अंदर ध्यान रखना है कि मिक्स्ड नोटेशन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। यूडीसी के अंदर किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? मिक्स्ड नोटेशन। मिक्स्ड नोटेशन का मतलब होता है मिश्रित अंकन का प्रयोग किया जाता है। यूडीसी के अंदर किसका प्रयोग होता है दोस्तों? मिश्रित अंकन का प्रयोग होता है। तो यूडीसी में, क्योंकि आपको पता है कि अंकन भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्योर नोटेशन और एक होता है मिक्स्ड नोटेशन, शुद्ध अंकन, और दूसरा क्या होता है आपके मिश्रित अंकन। तो यूडीसी में ध्यान रखना किसका प्रयोग होता है? मिश्रित अंकन का प्रयोग होता है। ये भी सवाल कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि यूडीसी में मिक्स्ड नोटेशन का प्रयोग होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैंने यूडीसी के बारे में थोड़ी बेसिक चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं, ठीक है ना। ये बेसिक चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं ताकि आपको पता चले कि वास्तव में यूडीसी क्या है। तो यूडीसी एक वर्गीकरण, पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति होती है, जिसकी फुल फॉर्म ये होती है, उनको डेवलप वगैरह किसके द्वारा किया गया है, तमाम इंफॉर्मेशन आपको मिली है। मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। एक बार इस चीज़ को आप लिख लोगे ना अपने रजिस्टर में, तो बाद में आपको बार बार रिवीजन करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें याद भी हो जाएगी दोस्तों। उसके बाद जो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हैं, पॉल ऑटलेट, ठीक है ना, पॉल ऑटलेट। अब जैसे पॉल ऑटलेट को अभी हिंदी में लिखने से क्या मतलब है? इतनी तो इंग्लिश आपको आती है, जैसे मान लो पॉल ऑटलेट में लिखूं, तो मुझे लगता है कि किसी नाम को हिंदी में लिखना कहीं ना कहीं ये उचित नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती, आपको थोड़ा इंग्लिश के माध्यम से चलना होगा। इसलिए ऑनलाइन स्कूल इंडिया एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको पूरा कंटेंट बाईलिंगुअल मिलेगा। तो बाईलिंगुअल से फ़ायदा ये होता है कि कई बार हिंदी इतनी शुद्ध आती है कि आप जो है समझ ही नहीं पाओगे वहाँ पर। तो इसलिए बाई लैंग्वेज से अभी से आप हैबिचुअल हो जाओगे ना, तब आपको बाद में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आगे देखिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि यूडीसी के कितने एडिशन आए हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि आपके यूडीसी, तो अब तक जो है इसके 7 एडिशन आए हैं। कितने आए दोस्तों? 7 एडिशन। कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि यूडीसी जो वर्गीकरण पद्धति है इसके कितने संस्करण आ चुके हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि यूडीसी के वर्तमान में 7 एडिशन है, जिसमें 4 तो पूर्ण एडिशन है। 4 क्या है दोस्तों? कंप्लीट एडिशन है। ये 4 कंप्लीट एडिशन है, और दूसरा जो है 3 क्या है दोस्तों? एब्रिज्ड एडिशन है, संक्षिप्त संस्करण है। तो यूडीसी के 7 एडिशन है, जिसमें 4 कंप्लीट एडिशन है और 3 क्या है दोस्तों? एब्रिज एडिशन है दोस्तों। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंप्लीट एडिशन। तो कंप्लीट एडिशन कितने हैं दोस्तों? 4 है। तो मुझे सबसे पहले बताइए कि जो यूडीसी का पहला एडिशन है, ये पहला एडिशन कब प्रकाशित हुआ था? 1905 में हुआ था। और कौन सी भाषा में प्रकाशित किया गया था? फ्रेंच भाषा में। ये कई बार पूछा जाता परीक्षा के अंदर, यूडीसी का फर्स्ट एडिशन कौन सी भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो यूडीसी का जो फर्स्ट, जो क्या कह सकते हैं कि एडिशन, तो ध्यान रखना है फ्रेंच, ठीक है ना भाई। तो फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर यूडीसी का फर्स्ट एडिशन आया था। और यूडीसी का जो सेकंड एडिशन है, वो सेकंड एडिशन कब आया था? 1927 में आया था, वो भी फ्रेंच भाषा में पब्लिश हुआ था। और यूडीसी का थर्ड एडिशन है, वो थर्ड एडिशन 1934 में आया था, और वो भी कौन सी भाषा में आया था दोस्तों? जर्मन भाषा में प्रकाशित किया गया था। और यूडीसी का जो फोर्थ एडिशन है, वो फोर्थ एडिशन है 1943 में, और कौन सी भाषा में दोस्तों? इंग्लिश लैंग्वेज में आया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा परीक्षा के अंदर बनेगा, यूडीसी का कौन सा एडिशन पहली बार इंग्लिश भाषा में प्रकाशित हुआ था? तो यूडीसी का चौथा एडिशन जो है पहली बार इंग्लिश भाषा में प्रकाशित हुआ था। तो इंग्लिश भाषा में पहला जो एडिशन जो है प्रकाशित होने वाला था, हुआ था, वो था फोर्थ एडिशन। कौन सा था दोस्तों? फोर्थ एडिशन था। अब हम बात करते हैं, 4 तो कंप्लीट हो गए हैं, और 3 क्या है दोस्तों? एब्रिज एडिशन है। तो एब्रिज एडिशन का फर्स्ट एडिशन कब आया था? 1948 में आया था। कौन सी भाषा में? इंग्लिश में आ गया था। सेकंड एडिशन कब आया था? 1957 में, वो भी इंग्लिश भाषा में। और थर्ड एडिशन कब आया था? 1967 में, और वो भी कौन सी भाषा में? इंग्लिश भाषा में प्रकाशित किया गया था।
तो अब यूडीसी की लगभग जो है सारे जो क्लासिफिक जो यूडीसी की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो अब इंग्लिश हो चुकी है। हालांकि यूडीसी को पूरे वर्ल्ड में 40 भाषाओं में प्रकाशित किया जाता है। एक ध्यान रखना है कि यूडीसी जो है सबसे ज़्यादा जो यूजफुल है, मतलब यूडीसी वर्गीकरण पद्धति का ये कई बार सवाल पूछा भी जाता है कि यूडीसी को सबसे ज़्यादा कौन सी लाइब्रेरी में यूज किया जाता है, कि यूडीसी इज मोस्टली यूज्ड फॉर, ठीक है ना, कि यूडीसी का जो प्रयोग है किस प्रकार की लाइब्रेरी में किया जाता है, कि पब्लिक लाइब्रेरी में, एकेडमिक लाइब्रेरी में या स्पेशल लाइब्रेरी में। तो यूडीसी का सबसे ज़्यादा प्रयोग जो है वो वर्तमान में स्पेशल लाइब्रेरी, मतलब विशेष पुस्तकालय लाइब्रेरी भी 3 प्रकार की होती है, पब्लिक लाइब्रेरी, एकेडमिक लाइब्रेरी और स्पेशल लाइब्रेरी। लेकिन यूडीसी का सबसे ज़्यादा प्रयोग जो है वो स्पेशल लाइब्रेरी में किया जाता है। किसमें किया जाता है दोस्तों? स्पेशल लाइब्रेरी में किया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये यूडीसी के 3 एवरेज एडिशन हो गए थे। अब हम बात करते हैं कि यूडीसी के जो शुरुआत के जो 4 एडिशन हैं, कौन से हैं दोस्तों? यूडीसी के जो शुरुआत के 4 एडिशन निम्नलिखित शीर्षक के तहत 4 संस्करण प्रकाशित किए गए थे। तो यूडीसी के जो शुरुआत के जो 4 कंप्लीट एडिशन थे उनको प्रकाशित किया गया था। जो पहला एडिशन है जिसे कौन सी भाषा में? फ्रेंच लैंग्वेज में, जो है फ्रेंच लैंग्वेज में प्रकाशित किया गया था। लेकिन आपको पता है कि फ्रेंच लैंग्वेज में प्रकाशित किया गया था, लेकिन परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि पहला एडिशन का किस टाइटल के तहत या किस शीर्षक के तहत जो है उसको पब्लिश किया गया था। तो पहले शीर्षक का नाम था मैनुअल डू रेपर्ट्रिएट बिब्लियोग्राफिक यूनिवर्सल। ये क्यों है? क्योंकि ये ध्यान रखना है कि फ्रेंच भाषा में जो है यूडीसी का पहला एडिशन प्रकाशित हुआ था। दूसरा एडिशन का नाम क्या है दोस्तों? क्लासिफिकेशन डेसिमल यूनिवर्सल। ये भी क्या है दोस्तों? दूसरा एडिशन भी ध्यान रखना है फ्रेंच भाषा में क्या हुआ था, जो है पब्लिश हुआ था। तीसरा एडिशन डेसिमल क्लासिफिकेशन, ये जो है आपके कौन सी भाषा में हुआ था? तो तीसरा एडिशन जो है जर्मन भाषा में प्रकाशित किया गया था। और चौथा एडिशन का जो सही नाम पड़ा था और यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, क्योंकि चौथा एडिशन जो है यूडीसी को इंग्लिश भाषा में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि यूडीसी का पहला एडिशन किस टाइटल के रूप में प्रकाशित किया गया था। तो उस टाइटल का नाम है मैनुअल डू रेपर्ट्रिएट बिब्लियोग्राफिक यूनिवर्सल है, ध्यान रखना। तो दूसरा ये हो गया, तीसरा और चौथा ये हो गया। तो ध्यान रखना है कि यूडीसी को 4 संस्करण में जो है विभाजित किया गया था कंप्लीट एडिशन के रूप में। तो 4 तो कंप्लीट एडिशन थे, 3 एवरेज एडिशन थे। ये चीज़ ध्यान रखना आपको। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्लास के माध्यम से मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बार बार आग्रह इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप में से 90% जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने डिप्लोमा या डिग्री डीएलएस या बीएलएस डिस्टेंस एजुकेशन से की है, जो विद्यार्थी डिस्टेंस एजुकेशन से करता है उनको लाइब्रेरी साइंस का नॉलेज नहीं होता है। लेकिन आज से 4 साल पहले मैं भी आप ही लोगों की तरह संघर्ष कर रहा था, ठीक है ना। उसके बाद मैंने भी बहुत सारे एग्जाम दिए, केवीएस का इंटरव्यू तक पहुंचा मैं, हालांकि फाइनल मेरिट में नहीं हो पाया। अहमदाबाद हाईकोर्ट में भी इंटरव्यू दिया, एम्स में भी डॉक्यूमेंट करवाया है, करीबन 8-9 रिटर्न एग्जाम निकाले। उसके बाद फिर राजस्थान में मेरा सिलेक्शन हो गया था 2018 वाली भर्ती में। टॉप रैंक आने की वजह से मुझे घर के पास ही स्कूल मिली थी, जिसकी वजह से मैं 8 घंटे स्कूल में रहता हूँ और 4 घंटे में आप लोगों को अच्छा से अच्छा कंटेंट दूँ ताकि आपका बढ़िया सा कंटेंट आपको मिले। क्योंकि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आने का मेरा एक ही मकसद था कि भाई मुझे तो उस समय कोई गाइड करने वाला नहीं था, लेकिन अब मुझे ईश्वर ने एक अवसर दिया है और आप लोगों ने इतना अच्छा प्रेम दिया है मुझे कि मैं आप लोगों के लिए इतना अच्छा कंटेंट एक ही जगह दे रहा हूँ ताकि आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो एक ही जगह पर सारा कंटेंट आपको एक प्रॉपर तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से अगर आपको मिल जाता है, जिसमें आपको समझ भी आ रहा है और कंटेंट भी आपको मिल जाता है। कई बार बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं सर हमें किताब बता दो। देखिए मार्केट के अंदर बहुत सारी किताब है, कोई भी किताब लेके आ जाओ, लेकिन किताब तो आप लेके आ जाओगे, लेकिन
आपको कैसे पता चलेगा कि हमें कहाँ से पढ़ना शुरू करना है, ठीक है ना, हमें कैसे पढ़ना शुरू करना है। और मैं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जब स्टूडेंट को ये पता चल जाएगा कि मुझे लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, जिस दिन स्टूडेंट को लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट पढ़ना आ जाएगा, उस दिन समझ लीजिए उसका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। और लाइब्रेरी साइंस में लाइब्रेरियन बनने के लिए कम से कम 4 से 6 महीने मेहनत करनी पड़ेगी। आप सोचते हैं कि मैं 3 महीने 2 महीने में पढ़कर मैं लाइब्रेरियन बन जाऊंगा, ऐसा संभव नहीं है दोस्तों, क्योंकि अब आपके सिलेबस का जो लेवल है वो बिलीप लेवल का क्वेश्चन आते हैं, और बिलीप लेवल में कम से कम पूरी लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट के 100 टॉपिक होते हैं। कितने टॉपिक होते हैं? 100 टॉपिक। अगर कोई विद्यार्थी रोज का एक टॉपिक भी अगर वो लिखता है, रिवीजन करता है और टेस्ट देता है, तो कम से कम 3 महीने में तो उसका सिलेबस पूरा होगा, और अगले 3 महीने उसके लिए रिवीजन, और क्या कह सकते हैं कि उसको रिवीजन के लिए भी टाइम चाहिए, और प्रैक्टिस एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए भी टाइम चाहिए। जितना टाइम आपको सिलेबस पूरा करने में लगा है, उतना टाइम आपको रिवीजन और एमसीक्यू सॉल्व करने में भी लगेगा, तब जाकर जो है आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। देखिए, एक असफल विद्यार्थी और असफल विद्यार्थी के अंदर एक ही मेजर कारण है। असफल विद्यार्थी के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है कि जब वो वैकेंसी आती है ना, उसके बाद वो पढ़ना शुरू करता है। तो वैकेंसी आने के बाद वो नोट्स बनाता, पढ़ना शुरू करता है, और जब तक एग्जाम आता है ना, वो तब तक सिलेबस ही पूरा कर लेता है, रिवीजन होता नहीं है उससे। लेकिन एक सफल विद्यार्थी क्या होता है कि उसको पता चल गया है कि मैंने BLS डिग्री कर ली है, और उसने मन में ठान लिया है। सबसे बड़ी बात होती है कि अपने मन में एक दृढ़ निश्चय आपको करना पड़ेगा कि मुझे ज़िंदगी में करना क्या है, मुझे आगे क्या करना है। भाई, आपने 15-20 हज़ार रुपये खर्च किए और आपने BLS डिग्री ली है, तो BLS डिग्री लिए तो इसका कोई ना कोई तो उपयोग करना तो पड़ेगा। तो आपने सोचा है कि भाई मुझे भविष्य में लाइब्रेरियन बनना है, तो आपने डिग्री कर ली है। तो अब आपने डिग्री कर ली है, तो पहले तो आप माइंड में ये डिसाइड करो कि मैंने अब डिग्री तो कर ली है, लेकिन अब मुझे लाइब्रेरियन बनना है। तो लाइब्रेरियन बनना है तो तो आपको लाइब्रेरियन बनना है, तो आपको अभी से एक तैयारी, एक सही रणनीति के तहत आपको कार्य करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि बार बार एक ही चीज़ को मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ कि सर, जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। जब तक आप अपने हाथों से नोट्स नहीं बनाओगे, तब तक आप लाइब्रेरी साइंस को कभी याद नहीं हो सकती आपको। अगर नोट्स नहीं बनाओगे तो जिंदगी भर आपको लाइब्रेरी साइंस हमेशा डाउटफुल और कन्फ्यूजन वाली ही लगेगी, ध्यान रखना। बहुत सारे विद्यार्थी छत्तीसगढ़ से फ़ोन करते हैं कि सर, एक और कोई प्लेटफॉर्म है, वहाँ से जो है PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन देते हैं, आप PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन क्यों नहीं देते हो? तो मैं उन स्टूडेंट को ये कहना चाहता हूँ कि अगर केवल आपको PDF ही चाहिए, तो आप ऐसा कीजिए, वो कोर्स कितने में दे रहे हैं कि सर वो 2,000 रुपये में कोर्स दे रहे हैं, आप 3,000 रुपये ले रहे हो, 1,000 रुपये ज़्यादा ले रहे हो। सर, वो तो 1,000 रुपये कम भी ले रहे हैं और वो 2,000 रुपये में कोर्स दे रहे हैं। तो मैंने कहा, अगर आपको PDF चाहिए तो 2,000 रुपये का कोर्स 2,000 क्यों खर्च करना है? आप ऐसा करो, 10 लोग इकट्ठा हो जाओ, 10 जो फ्रेंड है लाइब्रेरी साइंस के, 10 लोग इकट्ठा हो जाओ, 200-200 रुपये इकट्ठा कर लो। तो 200-200 रुपये इकट्ठा करोगे तो 2,000 रुपये हो जाएगा। एक बच्चा उस प्लेटफॉर्म से कोर्स खरीद लो, और वो बच्चा कोर्स खरीदने के बाद सारी PDF डाउनलोड करके और सबको भेज दो व्हाट्सएप पे, ठीक है ना, सबको शेयर कर दो। तो 200 रुपये में आपको कोर्स मिल जाएगा। क्यों आपको 3,000 या 2,000 देने की जरूरत है? लेकिन दोस्तों, कभी भी शॉर्टकट सफलता का रास्ता नहीं होता है। जब तक आपको नोट्स नहीं बनाओगे, तब तक आपको लाइब्रेरी साइंस हमेशा क्या रहेगी दोस्तों? डाउटफुल और कंफ्यूजिंग ही रहेगी दोस्तों। तो इसलिए ये विषय इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चे अभी समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना। वो चाहते हैं कि हमें सारी चीज़ें रेडीमेड मिल जाए, लेकिन रेडीमेड चीज़ें है ना, थोड़े समय तक ही चलती है। लेकिन आपकी जो मेहनत है ना, जो आप पहली बार, क्योंकि देखो दोस्तों, आपका ये समय और आपका ये पैसा दोनों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। समय, देखो, पैसा तो और कमा लेंगे, लेकिन समय निकल गया तो बाद में ऐसा समय वापस नहीं आएगा, क्योंकि जो कॉम्पिटिशन लेवल भी बढ़ रहा है। जिस तरीके से बच्चे, मैं ऐप के अंदर पढ़ाता हूँ, कल भी मैंने अपने ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप के अंदर क्लासेस ली थी, और वहाँ पर जो टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ, वो टॉपिक पहले से ही पढ़ कर आते हैं, और फिर मैं उस टॉपिक का रिवीजन करवाता हूँ, फिर टॉपिक का मैं MCQ सॉल्व करवाता हूँ। तो बच्चे विदिन सेकंड के अंदर आंसर देते हैं, विदिन एक सेकंड के अंदर
वो आंसर दे देते हैं। बहुत शानदार तरीके से वो ऐप के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो शानदार तरीके से तैयारी कर रहे हैं, और टेस्ट भी दे रहे हैं, टॉपिक वाइज टेस्ट है, पार्ट वाइज टेस्ट है, ठीक है ना, और क्या कह सकते हैं कि पार्ट वाइज टेस्ट है और मॉडल पेपर है, मेगा टेस्ट है, वो दे रहे हैं। क्योंकि भाई आपके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, आपके अंदर एक आत्मविश्वास तब आएगा जैसे आपने एक टॉपिक का पढ़ा, टॉपिक का पढ़ने के बाद आपने रिवीजन कर लिया, और रिवीजन करने के बाद जब आप उसी टॉपिक से संबंधित 40-50 क्वेश्चन को सॉल्व करते हो बिना देखा देख, और उसमें आपकी एक्यूरेसी 80 से 90% आती है, तब आपको पता चलेगा कि इस टेस्ट को 500 लोगों ने दिया था और मेरी कौन सी रैंक आई है, ठीक है ना। तो वो रैंक जो है ना आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस दिलाएगी, अरे यार 500 लोगों ने टेस्ट दिया, उसमें से मेरी 15वीं रैंक आई है या 20वीं रैंक आई है। जो क्वेश्चन आपसे गलत हुआ है उनको भी एनालिसिस कर पाओगे, ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक का मेरा गलत हुआ, ताकि आपको पता चलेगा कि वो टॉपिक मेरा कमजोर है, ताकि हाथों हाथ आप रजिस्टर खोलिए और उस टॉपिक का प्रॉपर रिवीजन कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। जब तक लिखोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। जिंदगी में एक बार नोट्स बनाना होता है, खाली सिलेबस पूरा करने से सिलेक्शन नहीं होगा दोस्तों, लेकिन जब तक आप रिवीजन और प्रॉपर एमसीक्यू सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच जी। ये यूडीसी का आज पार्ट 1 था। अगर नेक्स्ट जो है यूडीसी इस टॉपिक का सेकंड पार्ट भी हम लेकर आएंगे छत्तीसगढ़ स्पेशल के लिए, उसमें और भी इंफॉर्मेशन जो बची हुई है उसके बारे में बताएंगे। भाई यूडीसी में कौन कौन से जो है क्या कह सकते हैं सिंबल का प्रयोग होता है जहाँ पर सवाल आती है, यूडीसी की मेन क्लास क्या होती है, जो सेकंड पार्ट के अंदर हम आपको पढ़ाएंगे। तो आज हमने जो भी पढ़ा है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी से बताइए आप। पहला सवाल है कि यूडीसी द्वारा बनाया रखा जाता है, यूडीसी इज मेंटेन्ड बाय, कि यूडीसी को वर्तमान में यूडीसी का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है। तो आपको पता है कि यूडीसी का वर्तमान में मेंटेन किसके द्वारा रखा जाता है दोस्तों, यूडीसी कंसोर्टिया के द्वारा। तो ध्यान रखना है कि सिंस 1992 से, ठीक है ना, 1992 से जो है यूडीसी को मेंटेन या यूडीसी का जो कॉपीराइट होल्डर है वो कौन है दोस्तों, यूडीसी कंसोर्टिया। तो यूडीसी को वर्तमान में यूडीसी कंसोर्टिया के द्वारा मेंटेन किया जाता है दोस्तों। अगला सवाल है कि यूडीसी के पहले अंग्रेजी संस्करण को इसका नाम माना जाता है। द फर्स्ट इंग्लिश एडिशन ऑफ यूडीसी इज कंसिडर्ड, कि यूडीसी का कौन सा जो एडिशन है जो पहली बार इंग्लिश में प्रकाशित हुआ था। तो यूडीसी का जो चौथा एडिशन है वो पहली बार अंग्रेजी में क्या हुआ था दोस्तों, प्रकाशित हुआ था। क्योंकि पहला दूसरा फ्रेंच लैंग्वेज में प्रकाशित हुआ, तीसरा जर्मन लैंग्वेज में हुआ, और चौथा किस में हुआ था दोस्तों, ये आपको जो है इंग्लिश में प्रकाशित हुआ था, द फर्स्ट इंग्लिश एडिशन। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ यूडीसी, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन यूडीसी के विकास के लिए जिम्मेदार है। किस संगठन ने यूडीसी का विकास किया था, वो संगठन कौन सा है दोस्तों, एफआईडी। कौन सा है दोस्तों, एफआईडी जो है यूडीसी का संगठन माना जाता है दोस्तों, यूडीसी का जो है डेवलपमेंट करने का जिम्मेदार है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यूडीसी की स्कीम से जुड़े सही कथनों की पहचान कीजिए। अब यूडीसी के बारे में क्या है, देखिए पहला है कि इट इज ऑलमोस्ट फैसेटेड क्लासिफिकेशन, बिल्कुल सही है दोस्तों। यूडीसी एक लगभग पक्षात्मक पद्धति है। यूडीसी क्या है दोस्तों, एक लगभग पक्षात्मक पद्धति है, बिल्कुल ये भी यूडीसी से जुड़ा हुआ है। दूसरा, यूडीसी की जो स्थापना है वो यूडीसी का जो डेवलपमेंट है वो पॉल ऑटलेट और हेनरी लो फॉन्टेन ने किया था, ये भी सही है। इट हैज रिलेटिव इंडेक्स, नहीं, रिलेटिव इंडेक्स डीडीसी के अंदर यूज होता है, तो ये गलत हो गया। प्योर नोटेशन, नहीं, प्योर नोटेशन जो है वो डीडीसी के अंदर यूज होता है, और यूडीसी में तो मिक्स्ड नोटेशन होता है। तो पहला दूसरा सही है, तो इसलिए ध्यान रखना है कि ऑप्शन ए और बी आर करेक्ट। ऑप्शन ए बी दोनों क्या है दोस्तों, करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं केवीएस 2018 के अंदर आया था यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन स्कीम एग्जाम्पल, कि यूडीसी किस प्रकार का उदाहरण है। तो ध्यान रखना है कि यूडीसी एक लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति है। यूडीसी इज एन ऑलमोस्ट फैसेटेड स्कीम, कि यूडीसी एक लगभग पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति है दोस्तों। ठीक है,
उसके बाद हम बात करते हैं कि यूडीसी वर्गीकरण पद्धति किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था, ठीक है ना। तो यूडीसी का जो पहला जो एडिशन है वो एडिशन ध्यान रखना 1905 में आया था, और इसको कौन सी भाषा में प्रकाशित किया गया था, उसको 1905 में फ्रेंच भाषा में प्रकाशित किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, आप सभी लोग आंसर जरूर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन यूडीसी के विकास के लिए उत्तरदायी है, ये ध्यान रखना आपको। कौन सा संगठन है, फील्ड संगठन है दोस्तों जी। ये भी कई बार सवाल पूछा जाता है कि हेनरी लो फॉन्टेन और पॉल ऑटलेट ये किस वर्गीकरण पद्धति से जुड़े हुए हैं दोस्तों। तो हेनरी लो फॉन्टेन और पॉल ऑटलेट जो है किस वर्गीकरण पद्धति से जुड़े हुए हैं, ये ध्यान रखना है, ये यूडीसी से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि पॉल ऑटलेट और हेनरी लो फॉन्टेन ये दोनों व्यक्ति किस वर्गीकरण पद्धति से जुड़े हुए हैं। तो ये दोनों व्यक्ति जो है यूडीसी से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए दोस्तों, यूडीसी से। यस, यूडीसी में सामान्य एकल को क्या कहा जाता है, जैसे यूडीसी, जैसे डीडीसी के अंदर कोलन क्लासिफिकेशन के अंदर कॉमन आइसोलेट होता है, तो यूडीसी के अंदर ध्यान रखना है कि कॉमन आइसोलेट को किससे कहा जाता है, कॉमन ऑक्सिलरी टेबल्स। तो ऑक्सिलरी टेबल्स को ध्यान रखना है सामान्य एकल कहा जाता है दोस्तों, कॉमन ऑक्सिलरी टेबल्स इसको कहा जाता है। उसके बाद यूडीसी में दो प्रकार की सहायक सारणियां होती है, सहायक सारणी ऑक्सिलरी टेबल्स। आपको पता, मैंने बताया था यूडीसी में दो प्रकार की ऑक्सिलरी टेबल्स का प्रयोग होता है, जिसके हिंदी में कहते हैं सहायक सारणियां। कौन सी दो प्रकार हैं, पहला है कॉमन और दूसरा क्या है दोस्तों, स्पेशल। पहला है सामान्य कॉमन ऑक्सिलरी टेबल और दूसरा क्या है दोस्तों, स्पेशल ऑक्सिलरी टेबल जो होती हैं दोस्तों, ठीक है। उसके बाद तो आज जो टॉपिक हमने पढ़ा है उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैंने करवाए हैं। बहुत जल्द हम इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आएंगे, ताकि आपको उससे संबंधित सारी चीज़ें की जानकारी आपको मिलती रहेगी। और जो विद्यार्थी जिन्होंने अभी तक मेरी किताब नहीं मंगाई है, देखिए आप सभी लोग कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के साथ साथ आपको पुराने पेपर भी आपको एनालिसिस करना है। तो आपको पुराने पेपर पर जो ये आधारित मेरी किताब है वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, ठीक है ना, मात्र इसकी जो प्राइस है मात्र 170 रुपये है। ध्यान रखना, क्या है प्राइस, 170 रुपये। ये 170 रुपये की जो किताब है, जिसके अंदर बहुत सारे पुराने पेपर हैं और प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी किताब है। इसकी पेपर क्वालिटी, इसके जो है लेटर्स है, बहुत शानदार किताब है। तो जो भी विद्यार्थी वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 को मंगाना चाहते हो, तो उनसे मेरा विनम्र है कि ये आपके वॉल्यूम 1 का कंटेंट है और ये आपके वॉल्यूम 2 का कंटेंट है, जिसके अंदर सारे पुराने पेपर हैं, ताकि आपको पता चलता है कि लाइब्रेरी साइंस के जो क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो कैसा होता है दोस्तों। तो इस किताब को बुक ऑर्डर के लिए तो आप राजदीप बुक डिपो पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। बुक ऑर्डर के लिए राजदीप बुक डिपो पे कॉल कर सकते हैं, नहीं तो एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का नाम है माई बुक पिकअप। क्या नाम है दोस्तों, माई बुक पिकअप। तो माई बुक पिकअप जो ऐप है वो ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए, ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए। माई बुक पिकअप जो ऐप है वो डाउनलोड कीजिए। अगर आपको इस किताब का खरीदने का लिंक चाहिए तो 8949992361 इस नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। 8949992361 इस नंबर पे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज कर सकते हैं। आपको किताब का खरीदने का लिंक आपको भेज देंगे। देखिए इस किताब की सबसे बड़ी खासियत बात क्या है, इस किताब की खासियत है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन बायलिंगुअल है। इसमें क्वेश्चन और ऑप्शन हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसमें हमने कोशिश की है कि नो एरर, किसी प्रकार की एरर नहीं रखी है। और इन किताबों को लाइव सॉल्यूशन, इन दोनों किताबों का लाइव सॉल्यूशन जो है यूट्यूब पर करवाया जाएगा। किस पर करवाया जाएगा दोस्तों, यूट्यूब पर करवाया जाएगा। तो वॉल्यूम 1 का हमने पूरा जो लाइव सॉल्यूशन है जो है हमने कहाँ करवाया था, यूट्यूब पे करवाया था। बहुत जल्द वॉल्यूम 2 का भी यूट्यूब पर लाइव सॉल्यूशन करवाएंगे। सबसे बड़ी बात है कि इस पेज के नीचे ही हमने कोई आंसर दे दिया है। कई किताबों के अंदर जो है पीछे आंसर दिए होते हैं, जिससे बार बार पेज पलटने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए हमने सीधा आंसर नीचे दे दिए ताकि आपका जल्द से जल्द रिवीजन हो,
समय की बचत हो, इसलिए हमने आंसर नीचे ही दे दिया है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात तो मैं कहना चाहता हूं कि जो भी छत्तीसगढ़ ग्रंथपाल की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए एक विशेष ऑफर आया है दोस्तों, ठीक है ना। प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए ये ऑफर चल रहा है दोस्तों। ऑफर में क्या है, आपको 50% का ऑफर मिल रहा है दोस्तों। जो फीस हमारी 6,000 है और 6,000 का अभी हम 50% 2,999 में आपको ये ऑफर दे रहे हैं दोस्तों, जिसमें पेपर 1 भी होगा, पेपर 2 भी होगा और आपको टेस्ट सीरीज फ्री है। ध्यान रखना, इसमें क्या है दोस्तों, आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी। सभी प्रकार की टेस्ट सीरीज आपको क्या मिलेगी दोस्तों, फ्री मिलेगी। आपको टॉपिक वाइज टेस्ट, पार्ट वाइज टेस्ट, मेगा टेस्ट, ये सारी चीज़ें फ्री मिलेगी। एक बार आप छत्तीसगढ़ वाले कोर्स में जाइए, उसमें कंटेंट में जाइए, कंटेंट में देखिए ये पेपर 1 है आपका, ये पेपर 2 है, ये क्या है दोस्तों, पेपर 2 है, ठीक है ना। उसके बाद ये देखिए टेस्ट सीरीज आपकी, ये आपकी मेरी दोनों किताबों की PDF आपको मिल जाएगी और ये आपका ओल्ड कोर्स भी आपको यहाँ पर पड़ा है दोस्तों, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि 2 तरीके से कोर्स करवाते हैं। पहले हम करवाते हैं आपके रिकॉर्डेड क्लास। तो रिकॉर्डेड क्लास से क्या होता है कि एक स्टूडेंट, बहुत सारे अलग अलग स्टूडेंट सोचते हैं कि हम जल्दी से जल्दी कोर्स करें, तो एक बार आप रिकॉर्डेड क्लास से पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, लाइव MCQ क्लास में जुड़ना है। तो लाइव MCQ क्लास में क्या होता है कि आपको 6 घंटे 10 घंटे पहले पता चल जाता है कि आज कौन सा टॉपिक लाइव पढ़ा रहे हैं, ताकि वो पहले से ही वो टॉपिक आप रिकॉर्डेड पढ़े हुए होंगे ना, तो आपको रिवीजन करने में मज़ा आएगा। फिर इस टॉपिक से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे आप सॉल्व कर लोगे। तो लाइव MCQ, फिर उसके बाद आप आराम से टेस्ट सीरीज सॉल्व कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों, टेस्ट सीरीज। जैसे ही आप न्यू कोर्स पेपर 2 में जाओगे ना, तो वहाँ पर हर एक टॉपिक का आपको क्या मिलेगा, वीडियो मिलेगा। वीडियो के नीचे आपको क्या मिलेगा, PDF मिलेगा और PDF के नीचे आपको क्या मिलेगा, टेस्ट मिलेगा। तो पहले आप PDF से नोट्स बनाइए, फिर आराम से वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद आराम से आप टेस्ट दीजिए। इससे क्या होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। फिर भी अगर आपको डाउट या कन्फ्यूजन होता है तो आप लाइव MCQ वाली क्लास भी देख सकते हैं, ताकि आपका डाउट 100% क्लियर हो जाएगा दोस्तों। देखिए, इस क्लास के माध्यम से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि लाइब्रेरी साइंस में मेरे अलावा और भी बहुत सारे इस YouTube चैनल पर पढ़ाते हैं, हालांकि कम फीस में भी पढ़ाते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी आप लोगों के लिए ये ऑफर है 50% का प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए, ठीक है ना। बाद में ये फीस 6,000 रुपये की हो जाएगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है, जैसे आज मैं UDC पढ़ाया मैंने आपको, तो UDC टॉपिक अन्य टीचर से भी पढ़ के देखिए, आपको पता चलेगा कि किसका कंटेंट बेहतर है, ठीक है ना। और दूसरी बात है, जिस टीचर की भाषा आपको समझ में आती है उस टीचर से आप जरूर पढ़िए। लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूं कि सफलता के 3 आधार हैं। पहला आधार है समय पर सिलेबस पूरा कीजिए, दूसरा रिवीजन कीजिए और तीसरा ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दीजिए। और टेस्ट कम से कम आप बाइलिंगुअल में दीजिए, नहीं तो मेन एग्जाम में आपको बहुत बड़ी तकलीफ हो सकती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। और इसी तरीके से आप मुझे प्रेम और स्नेह देते रहे। हम आपके लिए बहुत सारी ऐसी छोटी मोटी जो है न्यूज है, छोटे मोटे जो टॉपिक है, हम आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने भी ये मेरे साथ जो नोट्स है, आपने ये नोट्स बना लिए होंगे, ताकि आपको जब जो टॉपिक आज मैंने पढ़ाया है, जो UDC का पार्ट 1 मैंने जो टॉपिक पढ़ाया है, इसका एक बार आपने रजिस्टर में नोट्स ज़रूर बनाए हैं। जब आप रजिस्टर में नोट्स बनाओगे तब आपको पता चलेगा कि वास्तव में कंटेंट क्या होता है। तो जब प्रॉपर आपको नोट्स बन जाएगा तो बाद में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस बार बार उस कंटेंट का रिवीजन करो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, और धीरे धीरे आपके अंदर लाइब्रेरी साइंस सब्जेक्ट से प्यार हो जाएगा। लाइब्रेरी साइंस की सुंदरता को आप महसूस करने लगोगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इस क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।